हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका गोपालगंज शिक्षा विभाग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं आपका फिजिक्स टीचर रंजीत कुशवाहा। और हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। और पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव क्या होता है, उसी के बारे में हम लोग कल पढ़ रहे थे। हमारा अभी वही टॉपिक चल रहा था। और उस टॉपिक में हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके एक्सिस पे, उसके अक्ष पे विद्युतीय विभव का मान निकाला था। और साथ साथ उसके निरक्षीय रेखा पर यानी इक्वेटोरियल प्लेन में, जैसे यानी ये हमारा ये डाइपोल मान लिया जाए। तो ये डाइपोल है, एक ये माइनस क्यू और एक ये प्लस क्यू। तो हमने इस अक्षीय रेखा पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला हुआ था। और उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान निकला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर। दूरी है आर स्क्वायर, एक ये निकला हुआ था। और दूसरा, अगर इसके मिड पॉइंट से ऐसे इस रेखा पर जाया जाए तो यहाँ पर भी हम लोगों ने पोटेंशियल निकाला था और यहाँ पर पोटेंशियल का मान आया था 0। यानी कि डाइपोल के निरक्षीय रेखा पर या विषुवतीय रेखा पर भी कह सकते हैं, उसके इक्वेटोरियल प्लेन में कोई विद्युतीय विभव नहीं पाया जाता है, क्योंकि जितना विभव इस आवेश के कारण होता है उतना ही विभव इस आवेश के कारण होता है। और दोनों विभव एक दूसरे के अपोजिट, यानी एक प्लस में और एक माइनस में होने के कारण दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। और इस तरह से इक्वेटोरियल प्लेन को कोई विभव नहीं मिलता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या एक्सिस पे भी हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलता है, क्योंकि एक के कारण दूरी कम है, दूसरे के कारण दूरी ज्यादा है। तो इसलिए प्लस आवेश के कारण जो विभव होता है वो ज्यादा होता है, नेगेटिव आवेश के कारण जो विभव होता है वो कम हो जाता है। तो इसलिए एक दूसरे से माइनस हो जाता है। तो हमको वहां पर उस दिशा में उस पॉइंट पर हमको एक नेट विभव, कुल विभव मिल जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज हम लोग निकाले थे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था, टॉपिक को हम लोग पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कर लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी बिंदु पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव। ये हमारा टॉपिक था। और इतना इंग्लिश हम समझते हैं कि सबको जरूर आती होगी, इतना इंग्लिश आप लोग कोई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, तो ये दो केसेस हम लोग निकाले थे। आज हमारा इसी का एक तीसरा केस है। ठीक है, तीसरा केस में क्या है कि ये जो है केस, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए। आर्बिट्रेरी पॉइंट का मतलब हो गया कि जैसे सपोज करो कि आप यहाँ पर एक्सिस और इक्वेटोरियल पॉइंट पर हम निकाले, तो यहाँ पर पॉइंट हमारा फिक्स है कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो या तो एक्सिस होगा, नहीं तो इक्वेटोरियल यानी अक्षीय होगा, नहीं तो निरक्षीय रेखा होगा। फिक्स है हमारा पॉइंट। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पॉइंट कहीं पर भी हो, मतलब वो मतलब एक्सिस पे भी हो सकता है, इक्वेटर पर भी हो सकता है, अदर किसी भी एंगल पे हो सकता है। ठीक है, तो वैसे पॉइंट्स के लिए, वैसे पॉइंट को आर्बिट्रेरी पॉइंट हम कह सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम एक डाइपोल बनाते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे डाइपोल बनाते हैं। इस डाइपोल का यहाँ पे हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है, और ये हो गया माइनस क्यू, और ये हो गया प्लस क्यू। ठीक है, तो ये एक डाइपोल हो गया। और इसका मध्य बिंदु जो है वो यहाँ पे मध्य बिंदु हो गया ओ। ठीक है, और डाइपोल का जो लेंथ है वो तो आपको पता ही है। तो हम डाइपोल का लेंथ 12 होता है, तो हम उसको यहाँ पे नहीं बना रहे, नहीं दिखा रहे, बस आप समझ लीजिए कि डाइपोल के बीच की दूरी 12 है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L हो जाएगी। अब यहाँ से क्या है कि O से सपोज करो कि थीटा एंगल और R डिस्टेंस पर यहाँ पे एक पॉइंट P है। ये पॉइंट P है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस जो है वो O से R है। ठीक है, और इसका एंगल जो है वो यहाँ पे थीटा है। ठीक है ना, थीटा एंगल और R डिस्टेंस पर P एक पॉइंट है। तो इसको हम लोग कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ध्रुवीय नियामक। तो ध्रुवीय नियामक में क्या होता है कि बस उसमें डिस्टेंस लेते हैं और एंगल लेते हैं कि इस डायरेक्शन में इतने डिस्टेंस पर, तो एग्जैक्ट लोकेशन हमको वहां पर मिल जाता है, डायरेक्शन और ये एंगल और डिस्टेंस से। ठीक है, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स का उपयोग करके इसको हम लोग निकालेंगे। तो अब क्या है कि ओ पॉइंट से, मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर और थीटा एंगल पर P पॉइंट है। तो P पॉइंट पर हमको पोटेंशियल का मान निकालना है। ठीक है, तो जब भी हम पोटेंशियल निकालेंगे, तो अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो एक प्लस क्यू के कारण निकालेंगे और फिर माइनस क्यू के कारण निकालेंगे। तो डिस्टेंस जो होगा वो हमारा प्लस क्यू से होना चाहिए और माइनस क्यू से होना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं, गिवन क्या है कि जो डिस्टेंस है वो मिड पॉइंट से दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को हम लोग यहाँ से
निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सीधी रेखा खींचनी है, ये पॉइंट भी यही मान लेते हैं, तो ये सीधी रेखा थोड़ी सी खींचनी है, तो ऐसे आ गया हमारा एक सीधी रेखा ये, ठीक है, पी पॉइंट हो गया, ये हो गया बी, और ये पी पॉइंट, तो इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, ये हो गया पॉइंट पी, ठीक है। और दूसरी चीज कि फिर यहाँ से, तो इसके लिए फिर हम यहाँ से एक ड्रॉ करते हैं, इस डिस्टेंस के लिए भी यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिए, तो ये यहाँ से ए से पी तक का ये डिस्टेंस हो गया, और बी से पी तक का ये, ठीक है। तो इस तरह से हम ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ठीक। तो अब चलो, अब यहाँ पे क्या है कि हमको निकालना है मुख्य रूप से, जब बी बिंदु पर विभव निकालना है, तो विभव निकालने के लिए बी से पी तक का डिस्टेंस और ए से पी तक का डिस्टेंस हमको पता होनी चाहिए। तो इस डिस्टेंस को सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए थोड़ा सा हम लोग ज्योमेट्री का उपयोग करेंगे, ज्यामिति का उपयोग करेंगे, और ज्यामिति का उपयोग करके हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखो कि बी से पी तक का जो डिस्टेंस है, अगर हम क्या करें कि बी से इस इस पे हम एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दे, बिल्कुल नॉर्मल, ये लाइन कैसा होगा, नॉर्मल, यानी यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बने, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल बने, तो उस स्थिति में क्या होगा कि अब ये जो दूरी होगी बी से पी तक की दूरी, और यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ किया, तो उसका नाम देते हैं हम एम। तो अब बी से पी तक की जो दूरी होगी वो एम से पी तक की दूरी के बराबर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल हो गया, ऐसे यहाँ पे नॉर्मल हो गया, तो ये दोनों रेखाएं जो कि आपस में बराबर है, क्योंकि इसको समद्विबाहु त्रिभुज की तरह ऐसे माने अगर हम, ठीक है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, और ये नीचे बेस हो जाएगा, तो इस तरह से ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो अब अगर हम इसमें लिखे यहाँ पर, तो लिख सकते हैं कि बी से पी तक की जो दूरी होगी बी पी, ठीक है, वो लगभग बराबर जो होगा वो किसके बराबर होगा, एम से पी तक के, और एम से पी तक की जो दूरी है उसको हम लोग लिख सकते हैं ओ पी माइनस ओ एम। ओ से पी तक की दूरी में से ओ एम को माइनस कर देंगे, तो एम से पी तक की दूरी निकल जाएगी। तो अब ओ से पी तक की दूरी कितनी है, तो ओ से पी तक की दूरी जो है वो आर है, तो ये हो जाएगा आर, ठीक है, और माइनस ओ एम। अब ओ एम की दूरी हमको निकाल करके तब वहां रखेंगे, तो हमारी बीपी की दूरी निकल जाएगी, ठीक है। अब ओ एम की दूरी क्या होगी, तो इसके लिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें ये जो हमारा थीटा है, ठीक है ना, यहाँ पर जो हमारा एंगल जो बन रहा है थीटा, ये एंगल हमारा थीटा बना, ठीक है। तो अब ये जो एंगल हमारा थीटा बना, तो इसके लिए हमको चूंकि दूरी निकालनी है ओ से एम तक की, तो ओ से एम, अब ये एंगल बन रहा है थीटा, तो सामने की भुजा ये लंब हो गई, ये लंब हो गया, ये आधार और ये कर्ण, ठीक है। तो हमको आधार निकालना है, तो आधार निकालना है, तो इस ट्रेंगल में ओ बी एम, इस ट्रेंगल में हम लोग कॉस थीटा यूज कर सकते हैं। तो इस ट्रेंगल में अगर हम लोग कॉस थीटा यूज करें, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इन त्रिभुज ओ बी एम, तो इस त्रिभुज में अगर हम cos थीटा यूज करें, तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार हो जाएगा ओ एम और कर्ण हो जाएगा ओ बी। तो इस तरह से अगर हम ओ एम का मान निकालें, तो ओ बी cos थीटा, तो ओ से बी तक की जो दूरी होगी, तो पहले बताएं कि ये द्विध्रुव की लंबाई होती है 2l, और ये मध्य बिंदु है O, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L हो जाएगी। तो O से B तक की दूरी L हो गई, तो ये हो जाएगा L cos थीटा, यानी OM का जो मान है वो OM का मान निकल गया L cos थीटा, तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं L cos थीटा। तो इस तरह से हमारा BP का मान निकल गया, यहाँ पर लिख सकते हैं BP बराबर हो जाएगा R माइनस L cos थीटा, ये हो जाएगा R माइनस L cos थीटा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम ज्योमेट्री का उपयोग किए, और इस तरह की दूरी को हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट हमको दूरी निकालनी है ए से पी तक की। तो ए से पी तक की दूरी को निकालने के लिए भी क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है, और आगे की तरफ बढ़ा करके फिर ए से इस पर हम लोग एक ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल हम ड्रॉ किए, फिर यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो उस इसका नाम दे देते हैं हम यहाँ पर, इस पॉइंट पर जहाँ पे नॉर्मल आ रहा है उसका नाम दे दिए हम एन। तो अब क्या होगा कि फिर ज्योमेट्री के हिसाब से अब ए से पी तक की जो दूरी है वो एन से पी तक की दूरी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा चीज कि जितना एंगल यहाँ बन रहा था थीटा, उतना ही एंगल यहाँ पर भी बनेगा थीटा, ठीक है। तो एक बार फिर अगर हम यहाँ पे cos थीटा का यूज करें, तो ये थीटा एंगल बन रहा है, तो सामने की भुजा ये लंब हो गई, ये आधार और ये कर्ण,
तो फिर से अगर हम एक बार इसमें cos थीटा का यूज करें तो यहाँ लिख सकते हैं ट्रायंगल ANO में या ANO में, तो ये अगर यहाँ पर हम फिर cos थीटा का यूज करें तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, डेट मीन्स की ON बटे OA। और इस प्रकार से अगर ON का मान निकालेंगे, ठीक है, ON का अगर हम मान निकालते हैं यहाँ से तो ON बराबर OA cos थीटा, तो OA जो है वो L है तो ये हो जाएगा L cos थीटा। डेट मीन्स की फिर से हमारा ON का जो मान है ये वाला ON ये हो गया L cos थीटा, ठीक है, तो ये L cos थीटा हो गया। तो L cos थीटा हो गया तो फिर अब हम A से P तक की दूरी के लिए लिख सकते हैं। अगेन A से P तक की जो दूरी होगी तो A से P तक की दूरी के लिए हमारा दूरी हो जाएगा N से P तक, और N से P तक की दूरी को जो लिखेंगे वो हम लिख सकते हैं OP प्लस ON, यानी OP प्लस ON। तो OP का मान कितना हो गया, O से P तक हो गया R और ON का मान हो गया L cos थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा L cos थीटा। तो इस प्रकार से ये जो हमारा मान आया L cos थीटा, तो इसकी सहायता से हम लोग O A से P तक और B से P तक की दूरी का मान हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर सबसे सावधानी जो है वो यहीं पर आपको बरतनी है कि जब भी इस तरह का हो आर्बिट्रेरी पॉइंट अगर हमको ऐसे निकालना हो तो दूरी चूंकि हमारा बी से पी तक होना चाहिए और ए से पी तक होना चाहिए, तो थोड़ा सा ज्योमेट्री का उपयोग करके हम पहले ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है ना, और फिर ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर उसके बाद से तब इसको इसके बराबर इक्विवेलेंट करके और तब हम लोग ये वाला बी से पी तक की दूरी और ए से पी तक की दूरी हम आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब ये दूरी निकल गई तो अब का काम आसान हो गया। अब आसानी से आप प्लस क्यू के कारण विभव और फिर माइनस क्यू के कारण विभव निकाल सकते हैं और फिर उसको सम करके अलजेब्रिक सम करके और नेट पोटेंशियल हम वहां पर निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आइए चलते हैं हम लोग अपना नेट पोटेंशियल वहां पर निकालते हैं, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल के लिए तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि बिंदु P पर पहले प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो इसको लिखेंगे V प्लस क्यू ऐसे। तो फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और प्लस क्यू है तो Q बटे और B से P तक की दूरी, ठीक है, प्लस क्यू से दूरी जो है वो B से P तक की दूरी और वो है R माइनस L cos थीटा, ठीक है। तो उसको लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे R माइनस L cos थीटा। तो ये हमारी दूरी और ये हमारा विभव हो गया। फिर इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। तो फिर V माइनस क्यू ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह पर माइनस क्यू, और फिर ये दूरी A से P तक की दूरी, तो A से P तक की दूरी क्या है हमारे पास R प्लस L cos थीटा, ये दूरी है। तो इस दूरी को यहाँ पर लिख लेंगे R प्लस L cos थीटा, ठीक है। तो ये हमारी दूरी हो गई, तो ये विभव हो गया। तो दोनों के कारण विभव निकल गया। अब क्या करते हैं बिंदु P पर कुल विभव, इसलिए बिंदु P पर कुल विभव, ठीक है। तो बिंदु P पर कुल विभव कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे V बराबर दोनों को जोड़ देंगे V प्लस क्यू और V माइनस क्यू, ठीक है। तो दोनों में देखो कुछ चीजें कॉमन है, जैसे Q कॉमन है दोनों में और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है। तो क्या करते हैं कि दोनों कॉमन ले लेते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा 1/R माइनस L cos थीटा, और यहाँ पर क्या बचेगा -1 ये जो माइनस है ना वो ये प्लस की जगह पे आ जाएगा और फिर यहाँ बच जाएगा हमको R प्लस L cos थीटा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा V का मान आ गया। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो V बिंदु पर विभव का मान निकल जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और उस पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखते हैं V बराबर हमारे पास क्या मान आया था Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये था 1/R माइनस L cos थीटा, फिर -1/R प्लस L
कॉस थीटा, ये हमारा मान था। अब इसी को सॉल्व करना है, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो R प्लस एल कॉस थीटा माइनस, और ये यहाँ पे आ जाएगा तो R और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस एल कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कैसे हो गया, क्योंकि देखोगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ऊपर में देखो, तो ऊपर में हमारा r से r कैंसिल हो जाएगा, एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा, तो ये मिलके हो जाएगा 2l कॉस थीटा, ठीक है। तो 2l कॉस थीटा को अब हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q इंटू 2l कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये देखोगे q इंटू 2l, अब q कहाँ से आ गया, तो ये जो q हमने बाहर रखे थे उसको उसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो q इंटू 2l, को डाइपोल मोमेंट कहते हैं, तो डाइपोल मोमेंट कहते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट p कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा v का मान, ठीक है। तो ये v का हमारा ऐसे यहाँ पर एक वैल्यू हमको मिल गया, और वेयर यहाँ पे लिख सकते हैं, वेयर p इज इक्वल टू q इंटू 2l, जिसको हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं, डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। ये बात बहुत बार हम लोग जान चुके हैं कि इंटू 12 को डाइपोल में द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, ठीक है। और इसकी दिशा जो होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है, ठीक है। बट क्या है कि यहाँ पर चूंकि हम यहाँ पर इसका दिशा से कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है, क्योंकि हम विभव पढ़ रहे हैं, विभव में दिशा नहीं होती है, विभव एक स्केलर क्वांटिटी है, तो बिल्कुल स्केलर फॉर्म में वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर वेक्टर और का यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा एक v का जनरलाइज फॉर्मूला निकलता है। अब इसमें देखो एक चीज आ रहा है कॉस थीटा, ठीक है, यानी थीटा एंगल आ रहा है, तो थीटा एंगल वो कहाँ से आ रहा है, तो थीटा एंगल हमारा आ रहा है ये जो हमारा एंगल है थीटा, यही हमारा थीटा एंगल आ रहा है, ठीक है। तो अब ये थीटा एंगल का मतलब क्या होगा, कि अगर जितने एंगल होगा उसके हिसाब से ये हमारा जो वैल्यू होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रखेंगे तो उसके हिसाब से वो वैल्यू आएगा, 90 रखेंगे तो कुछ और आएगा, या कोई दूसरा एंगल रखेंगे तो उसके हिसाब से वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जो भी एंगल होगा उस एंगल को रख करके हम यहाँ पर भी का मान निकाल सकते हैं, पहली चीज ये। तो दूसरी चीज ये कि अब अगर हम 0 डिग्री और 90 डिग्री रख करके पहले भी हम बना चुके हैं, डेट मीन्स कि हम एक्सियल पर इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकाल चुके हैं। लेकिन कभी कभी क्या है कि एग्जाम में जो देता है ना, अगर इस विधि से अगर एग्जाम में देता है, या ज्यादातर एग्जाम में इसी विधि से आता है कि आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए पोटेंशियल का मान निकाले, फिर उसके बाद से उस फॉर्मूला का यूज करके अक्ष पर और निरक्ष पर विभव का मान ज्ञात करे, ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है। तो हम देख लेते हैं कि क्या अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखेंगे तो अक्षीय रेखा पर हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे तो निरक्षीय रेखा पे हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 और 90 डिग्री रखने से मान वही प्राप्त होता है जो कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या वो होता है या नहीं होता, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, नाउ इफ पहला इसमें केस लेते हैं, यदि यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ से फिर से थोड़ा सा एक बार आते हैं स्लाइड पे। तो अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखते हैं तो ये जो पॉइंट पी है 0 हो गया, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, सीधे इस अक्ष पे चला जाएगा, तो अक्ष पे चला जाएगा, डेट मीन्स कि वो हमारा अक्षीय रेखा पे हो गया, ठीक है। तो भी एक्सियल, तो जब अक्ष पे जाएगा तो इसको हम लोग लिखेंगे भी एक्सियल, तो भी एक्सियल बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, सॉरी P, यहाँ पे P है, तो यहाँ पे हो गया P और cos 0 डिग्री अपॉन, फिर यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, ठीक है। तो cos 0 का मान तो 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, तो फिर cos 0 का मान 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में हो जाएगा P और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, cos 0 का मान 1 हो गया। तो अगर फॉर एन आइडियल डाइपोल अगर लिखे, फॉर एन आइडियल डाइपोल, आदर्श द्विध्रुव के लिए, ठीक है, तो आदर्श द्विध्रुव के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। आइडियल डाइपोल, तो आइडियल डाइपोल के लिखे तो आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल होता है, यानी आइडियल डाइपोल किसको कहेंगे, तो आइडियल डाइपोल का मतलब होता है कि ऐसा द्विध्रुव जिसमें आवेश का परिमाण टेंस टू इन्फिनिटी यानी बहुत बड़ा हो,
और दोनों आवेशों के बीच की दूरी टेंस टू जीरो, यानी बहुत ही छोटा, इतना छोटा कि उससे छोटा करेंगे तो जीरो हो जाए। ठीक है, तो उस स्थिति में अगर मान लो कि डिस्टेंस बहुत ही कम हो, तो ये जो आर जो होगा तो एल की तुलना में तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आर का मान एल की तुलना में बहुत बड़ा हो जाएगा, या ऐसे कहें कि एल का मान जो होगा आर की तुलना में बहुत छोटा हो जाएगा, इतना छोटा कि वो फिजिक्स की भाषा में उसको नेग्लिजिबल मान करके चलते हैं। फिजिक्स में जो बहुत स्मॉलर क्वांटिटी होता है जिसको लेकर के आगे चलने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो वैसे क्वांटिटीज को वहीं पे ड्रॉप आउट कर देते हैं। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग यहाँ पर एल को ड्रॉप आउट कर देते हैं, तो एल को ड्रॉप आउट कर देंगे तो वी एक्सीएल, तो वी एक्सीएल हमको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नट और पी अपॉन आर स्क्वायर। एल को हम लोग ड्रॉप आउट कर दिए, तो ये हमारा पोटेंशियल का मान हो गया। और आप देखोगे तो ये पोटेंशियल का मान वही मिला है जो कि पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सीएल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नट पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सेम वही आया। अब दूसरा केस लेते हैं, यदि यदि क्या लेते हैं दूसरा केस, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखते हैं तो ये हो जाएगा भी इक्विटोरियल, इसको लिखते हैं इक्विटोरियल, यानी निरक्षीय रेखा पर। निरक्षीय रेखा पर मतलब कि ये जैसे डाइपोल हो गया, ठीक है, तो बिल्कुल इसको ऐसे इस रेखा पे, तो यहाँ पे पॉइंट पी हो गया। ठीक है, और ये हमारा डाइपोल हो गया -q + q। ठीक है, और ये ओ हो गया, और यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लंबवत हो गया बिल्कुल उसकी। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में फिर cos थीटा इज इक्वल टू cos 90 हो जाएगा, थीटा के मान यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे वी एक्सएल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नट और पी cos 90 डिग्री अपॉन यहाँ पर लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, तो cos 90 का मान जीरो, तो cos 90 का मान जीरो, तो ये जो हमारा भी इक्विटोरियल होगा, भी इक्विटोरियल, इसका मान हो जाएगा जीरो, यानी इस इक्वेटोरियल पर कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको नहीं मिलेगा। और ये रिजल्ट बिल्कुल जो कल हम लोगों ने निकाला था इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल का मान, बिल्कुल उससे कोइंसाइड, यानी बिल्कुल सेम वही वैल्यू हमको मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो हमारा तरीका है, ठीक है, तो ये वाला जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। कभी भी कि पोटेंशियल मतलब डाइपोल के कारण पोटेंशियल निकालना हो तो ज्यादातर यही पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि इससे दोनों हमारे निकल जाते हैं। ठीक है, एक बार ये फॉर्मूला निकाल करके फिर उसमें थीटा के वैल्यू जीरो रख देंगे तो एक्सिस पे निकल जाएगा, और 90 डिग्री रख देंगे तो इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा निकल जाता है। तो ज्यादातर यही चीज पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से इसको डिराइव करेंगे और इसको आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे इसको लिखने के बाद आप 2 बार 3 बार 4 बार लिखेंगे तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर मान लेते हैं कि अगर हम कोई दो चार्ज, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे क्या हुआ कि हमने एक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को एक दूसरे के पास रखा तो एक डाइपोल बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से दो चार्जेस को अगर हम कभी भी एक दूसरे के नजदीक ला करके रखते हैं तो नजदीक ला करके रखने में कुछ कार्य भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि हाँ ला करके बस रख दिए और वो एक सिस्टम बन गया, तो ऐसा बिल्कुल आसान होता नहीं होता, कुछ उसमें वर्क भी करना पड़ता है। ठीक है, तो अब वो कैसे रखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक हमने दो तरीका है, जैसे कि अगर हम दो चार्जेस का एक सिस्टम बनाना है, कि हम दो चार्जेस का एक सिस्टम बनाना चाहते हैं, क्योंकि सिंगल तो एक अलग चार्ज हो गया, ठीक है, आइसोलेटेड हो गया, लेकिन अगर दो चार्ज या तीन चार्ज का अगर हम एक सिस्टम बनाना चाहते हैं तो सिस्टम बनाने का क्या तरीका हो सकता है। पहला ये कि अगर मान लेते हैं कि या तो हम दोनों चार्ज को कहीं इनफाइनाइट से उठा करके ला करके एक जगह पर रख दे, एक एक दूसरे के पास रख दे, तो एक तो तरीका वो हो सकता है। या दूसरा तरीका हो सकता है कि एक चार्ज रखा हुआ है उसके नजदीक दूसरा चार्ज ला करके वहां पर रख दे, तो वैसे भी हमारा सिस्टम बन जाएगा। तो अब जैसे अगर हमको एक चार्ज को यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक बिंदु ए है और बिंदु ए पर हमने एक कोई चार्ज है Q1 यहाँ पर ला करके यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, सिंपल सिंपल मान लो ला करके रखा गया या रखा गया या पहले से रखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ला करके भी रखेंगे तो उसमें कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि आसपास में जब तक कोई पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा तब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो वर्क डन भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मान लेते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज ला करके ये रखा हुआ है Q1 को ए बिंदु पे। अब एक दूसरा चार्ज हम उठा करके लाते हैं, ठीक है, और ला करके हम बी बिंदु पे रखते हैं, दूसरा चार्ज हम बी बिंदु पे रखते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि दूसरे चार्ज पर जब ला करके रखेंगे ना, तो यहाँ पर ला करके बी चार्ज को या दूसरे चार्ज को बी बिंदु पर ला कर रखने में वर्क करना पड़ेगा।
अब क्यों वर्क करना पड़ेगा? इसलिए वर्क करना पड़ेगा कि अब ये जो बी बिंदु जो है वो ये ए बिंदु पर जो चार्ज है Q1 उसके कारण यहाँ तक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरा चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो बिंदु बी जाकर के रख रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर फोर्स लगेगा और फोर्स के अगेंस्ट में हम उसको ला करके वहां पर रखेंगे, ठीक है। तो इस कारण से अब यहाँ पर वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो वर्क डन, अब जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर Q2 चार्ज को ला करके रख दिया, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके कारण रिपल्सिव फोर्स लगा और उस रिपल्सन के बावजूद हमने Q2 को वहां पे रखा, तो रखने में वर्क डन हुआ, ठीक है। और रखने में जो वर्क डन हुआ वो वर्क डन कहाँ जाएगा? तो वो वर्क डन इस सिस्टम ऑफ चार्ज, जैसे अब ये सिस्टम ऑफ चार्ज बना, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया, मान लेते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस r12 है। r12 लिखने का मतलब है कि 1 से 2 तक का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। तो इस तरह से ये दोनों का डिस्टेंस, ये दोनों चार्ज मिल करके एक सिस्टम बन गया, ठीक है। और इस सिस्टम ऑफ चार्ज की जो वर्क, जो इस सिस्टम को जो जनरेट करने में या बनाने में जो वर्क किया गया, वो वर्क इस सिस्टम ऑफ चार्ज में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी, उसमें ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगी। किस ऊर्जा के रूप में? स्थितिज ऊर्जा के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी। क्योंकि ये सिस्टम ऑफ चार्ज को कंस्ट्रक्ट करने में, बनाने में कुछ वर्क किया गया और वो वर्क उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो गई। तो उस एनर्जी को हम लोग कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। या उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमारा हेडिंग हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। यानी आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, यानी आवेशों का जो हमने निकाय कंस्ट्रक्ट किया उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, उसी को हमको यहाँ पर ज्ञात करना है कि इसको ला करके रखने में कितना वर्क हुआ, वो वर्क इसमें स्थितिज ऊर्जा में स्टोर हो गई, तो उस स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा उसको हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट स्थितिज ऊर्जा का मान निकालते हैं, आते हैं यहाँ पे। तो अब स्थिति ऊर्जा को निकालने के लिए सबसे पहले कि Q1 आवेश को ला करके रखा गया, तो Q1 आवेश को ला करके रखने में कोई वर्क नहीं है, यानी आवेश बिंदु ए पर, यहां पर लिख सकते हैं बिंदु ए पर आवेश Q1 को रखने से किया गया कार्य, तो Q1 को रखने से किया गया कार्य कितना हो गया? 0, क्योंकि उसके आसपास कोई विभव या कोई दूसरा आवेश नहीं था, तो कोई इस पर बल भी नहीं लगा, इससे हमारा वर्क 0 हो गया। लेकिन जब हम Q2 को ला करके रखते हैं, ठीक है, अब इस Q1 आवेश के कारण, जब Q1 आवेश रखा गया तो इसके कारण बी बिंदु पर कुछ विभव जनरेट हो गया, ठीक है। तो अब तो Q2 को अगर हम बी बिंदु पर ला करके रखते हैं ए से r12 दूरी पर, ठीक है, तो आवेश यहाँ पर लिख सकते हैं, आवेश Q2 को अनंत से ए से r12 दूरी पर बिंदु बी पर रखने पर किया गया कार्य, तो अब कार्य बराबर क्या हो जाएगा? तो कार्य बराबर हम लोग कल एक फॉर्मूला पढ़े थे, V बराबर W बटे क्यू नट। तो यहां से अगर हम W का मान निकाले तो ये हो जाएगा V इंटू क्यू नट, यानी कार्य बराबर क्या हो गया? विभव गुने आवेश, ठीक है। तो अब इस बी बिंदु पर विभव, तो बी बिंदु पर जो विभव होगा वो, और इंटू आवेश हमने कितना रखा? Q2, ठीक है। अब ये जो आवेश जो Q2 ला करके रख रहे हैं और विभव किसके कारण है? तो ए बिंदु के कारण है, तो ए बिंदु के कारण वहां पर विभव कितना हो जाएगा? तो ए बिंदु के कारण विभव को हम लोग लिख सकते हैं W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश Q1 है और दूरी r12 है, और इस प्रकार से Q2 का मान हो गया, और ये Q2 हो गया, Q2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो हो गया Q1 अपन r12, तो Q1 इस ए बिंदु पर जो आवेश है उसके कारण यहाँ पर विभव है, तो उस विभव का मान इतना हो गया, ठीक है। ये हमारा उस विभव का मान हो गया, और उस विभव के मान में हमने Q2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार से ये जो वर्क डन हुआ
वही वर्क डन हमारी इस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होगी तो उसको स्थितिज ऊर्जा को हम लोग यू से लिखते हैं, तो यू बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12। तो ये उस निकाय में संचित ऊर्जा का मान हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल देखिएगा तो ये दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है उसी से मिलता जुलता फॉर्मूला है। बस अंतर ये है कि यहाँ पर फोर्स के फॉर्मूला में नीचे आर स्क्वायर होता है, लेकिन ऊर्जा वाले फॉर्मूला में नीचे आर स्क्वायर नहीं है, सिंपली आर है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो आवेशों का ये जो निकाय बना उसमें संचित ऊर्जा का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन R12। तो ये हमने एक सिंपल जो है हमने एक आवेश के दो आवेशों के निकाय की ऊर्जा हमने निकाली। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरे ये 3 आवेशों का या 4 आवेशों के निकाय की भी ऊर्जा हम इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 आवेशों के निकाय की तो ऊपर में आप कर सकते हैं, यहाँ पर हेडिंग हमारा पहला इसमें कर सकते हैं कि दो आवेशों के निकाय की ऊर्जा। तो ये 2 आवेशों के निकाय की ऊर्जा हो गई। इसी प्रकार से अगर 3 आवेश है या 4 आवेश है, ठीक है, तो उसके निकाय की ऊर्जा निकालनी है। तो चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं 3 आवेशों के निकाय। 3 आवेशों के निकाय की ऊर्जा। तो अब यहाँ पर क्या है कि 3 आवेशों का जो निकाय बनता है, ठीक है, तो 3 आवेशों का जो निकाय बनेगा, ठीक है, उसको अब वो जो निकाय होगा वो 2 तरह से हो सकता है। एक 3 आवेशों का निकाय हम ऐसे ही बना सकते हैं कि एक आवेश हो गया, दूसरा आवेश हो गया और ये तीसरा आवेश हो गया। ये लीनियर बन गया हमारा सिस्टम, ये Q1 Q2 और Q3। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग मान लेते हैं कि R12 ये दूरी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई R23 ये दूरी हो गई। ठीक है, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी यानी R13, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी। चूंकि ये लीनियर हमारा ये बन रहा है सिस्टम, बट क्या है कि सभी तीनों आवेश एक दूसरे से इंटरेक्शन में, यानी Q1 का प्रभाव Q3 तक भी है, Q3 का प्रभाव Q2 पे भी है, Q2 का प्रभाव 1 पे भी है, 2 पे भी है, सब एक दूसरे से इंटरेक्शन में है। ठीक है, तो एक तो ये हमारा सिस्टम बन जाता है। दूसरा एक ऐसे भी सिस्टम हमारा हो सकता है। ठीक है, दूसरा ऐसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक सिस्टम बन गया इस प्रकार से। इसमें एक आवेश हो गया Q1, दूसरा आवेश हो गया Q2 और तीसरा आवेश हो गया Q3। इसके बीच की दूरी हो गई 1 2, इसके बीच की दूरी हो गई 1 3 और इसके बीच की दूरी हो गई 2 3। ठीक है, R12 R13 R23। ठीक है, तो ऐसे भी हमारा ये निकाय हो सकता है। और अगर ऐसा निकाय हो तो फिर उसकी ऊर्जा को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चलिए आइए उसको समझते हैं हम लोग। तो हम नेक्स्ट एक स्लाइड ऐड करते हैं। तो ऐसे निकाय की अगर हमको कुल ऊर्जा निकालनी है, ठीक है, जो तो हम क्या करते हैं ऐसे निकाय की कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा यहाँ पर हम लिख लेंगे कुल ऊर्जा। ठीक है, तो कुल ऊर्जा U बराबर, अब कैसे ऊर्जा कैसे निकलेगी, ठीक है, तो यहाँ देखो, तो अब इसमें 3 आवेश है, तो अगर हम इसको देखें तो 1 और 2 ये इस आवेश के इस निकाय की ऊर्जा प्लस इस निकाय की ऊर्जा प्लस इस निकाय की ऊर्जा, यानी दो आवेशों का एक निकाय मान करके और उसकी ऊर्जा निकाल करके आपस में हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो 2 आवेशों के निकाय की ऊर्जा के लिए फॉर्मूला है। तो बारी बारी से निकाल लेंगे, जैसे इसमें निकालना होगा तो इसकी ऊर्जा प्लस इसकी ऊर्जा और प्लस इसकी ऊर्जा, ऐसे हम ऐड करेंगे तो टोटल ऊर्जा हमारी निकलेगी। तो अब यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि U बराबर हम लिख सकते हैं पहले और दूसरे की ऊर्जा, फिर दूसरे और तीसरे की ऊर्जा, फिर पहले और तीसरे की ऊर्जा। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12, फिर इसके बाद से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3, फिर R23, फिर इसके बाद से इसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 और R13। ठीक है, आप इसको ऐसे मैच करोगे तो इसके लिए फिर इसके लिए ऊर्जा फिर इसके लिए, तीनों को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टोटल ऊर्जा निकल जाएगा। अब अगर इसमें से चाहे तो हम यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेंगे तो Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस
Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13, ऐसे इसको टोटल कर देंगे तो उसकी टोटल ऊर्जा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये एक जस्ट थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल अप्रोच है। अब इसी प्रकार से चार आवेशों का भी निकाय हो सकता है। जैसे अगर मान लो उसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं, एक साथ आपको दिखाई देगा सब चार आवेशों का निकाय। यहाँ पर लो तीसरा ले लेते हैं, तीसरा चार आवेशों के निकाय की ऊर्जा। तो चार आवेशों के निकाय की ऊर्जा। ठीक है, अब चार आवेशों का निकाय जो होगा वो भी दो तरह का हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है और ऐसे हम उसको स्क्वायर के फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर एक स्क्वायर के फॉर्म में हम चार आवेशों का एक निकाय ले रहे हैं, ये ले से आवेश थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो एक ये ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एक आवेश Q1, दूसरा आवेश हो गया Q2, तीसरा आवेश Q3 और चौथा आवेश हो गया Q4। ठीक है, दूरी भी ले लेते हैं, यहाँ पे हो गया दूरी R12 R23, ठीक है, R34 और R14। ठीक है, तो ये दूरी हो गई। तो अब इस चार आवेशों का ये निकाय हो गया जो कि एक स्क्वायर के रूप में है। ठीक है, या रेक्टेंगल के रूप में भी हो सकते हैं, तो या कोई भी मतलब किसी भी शेप में हो। ठीक है, तो अगर उसके कारण अगर उसकी टोटल ऊर्जा निकालनी है तो टोटल ऊर्जा अब यहाँ पे कैसे, किस किस फॉर्म, मतलब किस किस रूप में होगी। तो एक तो पहला कि U12 यानी 1 और 2, इस निकाय की ऊर्जा प्लस इस निकाय की ऊर्जा प्लस इस निकाय की ऊर्जा प्लस इस निकाय की ऊर्जा, इसके अलावा इस निकाय की ऊर्जा और इस निकाय की ऊर्जा भी इसमें ऐड होगी डायगोनल फॉर्म में भी। तो U12 प्लस U23 प्लस U34 प्लस U14 प्लस U, अब ये हो जाएगा 13 और प्लस U24, यानी ऐसे, यानी ये वाला भी हमारा ऊर्जा में और ये वाला भी, क्योंकि ये भी तो आपस में इंटरेक्शन में है। ठीक है, तो इसकी भी ऊर्जा कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ देखें तो U बराबर निकालें तो सब में से 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12, यहाँ पे Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस यहाँ पे Q3 Q4 R34 प्लस Q1 Q4 R14 प्लस Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q4 R24। ठीक है, तो ये जो होगा टोटल हम यहाँ पे सबको ऐड करेंगे तो नेट पोटेंशियल यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी यानी कुल उसकी ऊर्जा यहाँ पर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये जस्ट एक थ्योरेटिकल है कि अगर आवेशों का कोई भी निकाय, 2 आवेश 3 आवेश 4 आवेश 5 आवेश किसी भी तरह का, ठीक है, तो उसकी ऊर्जा जो निकालनी है तो निकालने का हमारा स्टेप क्या होगा कि दो दो निकाय की ऊर्जा को निकाल करके सबको आपस में ऐड कर देंगे तो उस निकाय की कुल ऊर्जा जो होगी वो निकल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको थ्योरेटिकली आप इसको इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, यहाँ से, और तब हम इस पर एक हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, एक निकाय की हम लोग को कुल ऊर्जा जो है वो निकालनी है तो उस पर हम लोग क्वेश्चन एक करेंगे। ठीक, एक स्क्वायर फॉर्म में हम यहाँ पे चलिए यहाँ पे एक हम पोटेंशियल एनर्जी से संबंधित, उसकी ऊर्जा से संबंधित हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्क्वायर है, चार आवेशों का एक निकाय है, जैसे बनाते हैं तो चार आवेशों का एक ऐसे निकाय है, ऐसे चार आवेशों का ये निकाय हो गया। इसका नाम देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, और यहाँ पे जो आवेश है, यहाँ पे जो आवेश है प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, यहाँ पे जो आवेश है माइनस क्यू है, फिर यहाँ पे जो आवेश है प्लस क्यू है, और फिर यहाँ पर जो आवेश है वो माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, और इसकी जो साइड है, ठीक है, प्रत्येक जो ये जो स्क्वायर है उसकी जो साइड है वो डी है।
यानी ये पूरा डी है, तो स्क्वायर है तो साइड बराबर होगी, तो ये डी है। ठीक है, अब इस निकाय की कुल ऊर्जा हमको निकालनी है। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्वेश्चन में पहला पार्ट हो गया कि निकाय की कुल ऊर्जा, निकाय की कुल ऊर्जा, या इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इस निकाय की रचना करने में कितना कार्य किया गया उसको भी ज्ञात करें। तो वही बात है, निकाय की रचना करने में जो टोटल कार्य होगा वही उसकी कुल ऊर्जा भी कही जाएगी। ठीक है, तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम बनाते हैं। सबसे पहले कि अगर मान लेते हैं कि क्यू, ये ए बिंदु पर जो आवेश है प्लस क्यू, इसको रखा गया। ठीक है, तो इसको रखा गया, तो ए बिंदु पर यहाँ पर पहला 1 नंबर में लेते हैं, ए बिंदु पर क्यू आवेश रखने में किया गया कार्य। तो ए बिंदु पर क्यू आवेश रखने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, उसको हम लोग डब्लू ए मान लेते हैं। तो डब्लू ए बराबर 0, क्योंकि जिस समय ए रखा गया उस समय कोई दूसरा आवेश नहीं था अगल बगल में, तो कोई उस पर बल नहीं लगा और इस तरह से उस पर रखने में किया गया कार्य 0। अब आते हैं दूसरा। अब बी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश, बी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश रखने पर किया गया कार्य। ठीक है, माइनस क्यू आवेश रखने पर किया गया कार्य। तो अब ये हो गया डब्ल्यू बी, यानी बी बिंदु पर रखने पर किया गया कार्य। अब बी बिंदु पर ला करके रखेंगे तो किसके कारण विभव होगा, ए के कारण विभव होगा, और उसमें माइनस क्यू आवेश से गुना हो जाएगा। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, ए के कारण विभव, ए के कारण विभव। ठीक है, और उसमें गुना कितना से होगा, तो माइनस क्यू आवेश से, क्योंकि बी बिंदु पर हमने आवेश कितना ला कर रखा, माइनस क्यू, तो विभव गुने आवेश। ठीक है, तो ए पर जो विभव होगा वो कितना होगा, 1/, ए के कारण विभव जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश है क्यू, और यहाँ से उसकी दूरी जो है वो डी है, तो डी और इंटू हो जाएगा माइनस क्यू। तो ये गुना हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस क्यू स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बी का मान। ठीक है, यानी बी बिंदु पर आवेश क्यू ला करके रखेंगे तो यहाँ पर ये किया गया कार्य होगा वो हमारा यहाँ पे इतना हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब सी बिंदु पर आवेश ला कर रखते हैं। ठीक है, तीसरा लेते हैं इसमें कि अब सी बिंदु पर ला करके आवेश रखते हैं। तो सी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है हमारा, सी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखने पर किया गया कार्य। ठीक है, तो सी बिंदु पर आवेश पर रखने पर किया कार्य डब्ल्यू सी। तो अब यहाँ पर जो हम कार्य होगा वो किस, अब कार्य में क्या हो जाएगा, तो ए बिंदु पर विभव और बी बिंदु पर विभव, सी बिंदु पर जो होगा दोनों के कारण विभव होगा, ए के कारण भी विभव आएगा और बी के कारण भी विभव आएगा। तो दोनों के विभव को जोड़ करके और उसमें इस आवेश से गुना कर देंगे तो सी बिंदु पर टोटल कार्य निकल जाएगा। तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर ए तथा बी के कारण विभव। ठीक है, और गुने प्लस क्यू आवेश। ठीक है, तो इस आवेश से इस विभव में गुना कर देंगे। तो ए के कारण विभव निकालने के लिए अब हमको ए के कारण विभव निकालने के लिए दूरी हमको पता होनी चाहिए, ये डायगोनल, क्योंकि दूरी तो यही लेंगे हम विभव निकालने के लिए। ठीक है, तो अब दूरी कैसे निकलेगा, तो देखोगे तो ये हमारा मान लो इसके लंब हो गया या आधार हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो AC का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट डी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2d का स्क्वायर। ठीक है, तो d तो बाहर आ जाएगा तो d√2 हो जाएगा। तो ये AC का मान हो गया d√2। ठीक है, तो जो AC का मान होगा वही हमारा BD का भी मान हो जाएगा, तो यही मान हमारा BD का भी हो जाएगा d√2। ठीक है, तो इस प्रकार से
हमारा ये डायगोनल निकल गया। तो अब ए के कारण विभव और बी के कारण विभव निकाल करके जोड़ करके और तब क्यू से गुना कर देंगे तो सी पर हमारा वर्क निकल जाएगा। तो आइए नेक्स्ट इसको समझते हैं। तो यहाँ पर सी पर विभव तो 3 नंबर हमारा था। तो यहाँ पर हम वर्क डब्ल्यू सी बराबर तो ए के कारण विभव, तो ए के कारण जो विभव हमको निकालना है, ठीक है। तो ए के कारण विभव यहाँ पे, ठीक है, तो ये दूरी हो जाएगी हमारा d√2, ठीक है। तो d√2 इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नट, आवेश हो गया q और ये हो जाएगा d√2, इसके कारण विभव हो गया। और फिर उसके बाद से प्लस ये वाला, फिर इसके बाद से इसके कारण b के कारण विभव, तो b के कारण भी विभव को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो b के कारण विभव हम लोग क्या हो जाएगा, तो b के कारण भी हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नट और वहां पर आवेश है हमारा -q और दूरी है d। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे और इसमें गुना हो जाएगा हमारा +q से, ठीक है। तो अब इसमें देखो कुछ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें से कुछ कॉमन लेकर के ऐसे गुना कर लेंगे, ठीक है। तो देखोगे तो इसमें क्या क्या है, q से तो इसमें कम मल्टीप्लाई होगा तो ये भी q² हो जाएगा, ये -q² हो जाएगा। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नट, ये हो जाएगा q² d√2 और ये माइनस यहाँ प्लस के साथ गुना तो माइनस हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नट q²/d। तो इसमें से कुछ चीजें कॉमन ले लेते हैं हम, q²/4 पाई एप्सिलॉन नट और d को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो d कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा -1, तो ये हमारा WC का मान हो जाएगा, ठीक है। अब आइए चलते हैं चौथे पर। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो डी बिंदु पर, तो डी बिंदु पर हमने कितना आवेश रखा है, -q। तो अब डी बिंदु पर अब अगर हम आवेश रखते हैं -q, तो अब यहाँ पर जो कार्य होगा तो उसमें विभव जो इंक्लूड होगा, तो ए के कारण का विभव होगा, बी के कारण भी विभव होगा और सी के कारण भी विभव होगा। अब इन तीनों बिंदुओं के कारण विभव का सम करके तब उसे -q से गुना करेंगे तो डी बिंदु पर -q आवेश को रखने का टोटल हमारा कार्य निकलेगा, ठीक है। तो डी बिंदु पर हम इसको निकालते हैं, तो 4 नंबर में लिखते हैं डी डी बिंदु पर -q आवेश रखने पर किया गया कार्य, तो ये कार्य जो होगा WD बराबर क्या होगा, कार्य हो गया WD बराबर, तो WD बराबर तो A, B तथा C के कारण विभव, A, B तथा C के कारण विभव और गुने, उसमें क्या गुना हो जाएगा, -q आवेश से, ठीक है। तो तीनों के कारण विभव निकाल करके -q से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा WD का मान निकल जाएगा। तो अब WD के मान के लिए सबसे पहले A के कारण विभव, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे फिगर एक ड्रॉ कर लेते हैं मोटा मोटी ताकि समझने में आसानी हो। तो A, B, C और D, ये हो गया +q, ये -q, ये +q और ये -q, ठीक है। तो अब चलो, तो हमारा हो गया ए के कारण विभव, तो ए के कारण जो दूरी है वो तो d है, तो ए के कारण विभव लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नट और ये हो जाएगा हमारा q/d, फिर प्लस b के कारण विभव, तो b के कारण विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नट और ये हो जाएगा -q और ये दूरी हो जाएगी यहाँ पर d√2 और फिर c के कारण विभव तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नट और ये q बटे यहाँ दूरी हो जाएगी d, ठीक है। तो जैसे हमने इसके कारण डायगोनल लिया था उसी तरह से इसके कारण भी हमने डायगोनल ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा विभव इतना आ गया। अब ये टोटल ऐड होगा और उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा -q आवेश से जो डी बिंदु पर रखा गया है, ठीक है। तो ये विभव, अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले -q से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नट,
ये हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी, क्योंकि माइनस क्यू से गुना हुआ तो माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे माइनस क्यू से माइनस क्यू में, ठीक है, तो ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर d√2, और फिर ये गुना हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस को हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, तो माइनस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया क्यू स्क्वायर बाई डी, ठीक है। अब इसमें से देखो बहुत सारा चीज कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं हम लोग कुछ चीजों को, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर डी√2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर क्यू स्क्वायर कॉमन बटे डी कॉमन, तो यहाँ पे बच जाएगा -1, यहाँ पे बच जाएगा +1/√2, और यहाँ पे बच जाएगा -1, ठीक है। तो -1 और -1 मिल करके -2 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई डी, और ये हो जाएगा 1/√2 और -2, ठीक है। तो ये हमारा WD का मान निकल गया, ठीक है। अब ये जो चार जो हमने मान निकाला WA, WB, WC और WD, तीनों मान को अगर हम आपस में ऐड कर दें तो बिंदु, तो इस टोटल निकाय की रचना करने में हमारा टोटल जो वर्क डन होगा वो हमारा आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको अब हमको ऐड करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर उसको लिखते हैं, इसको डिलीट करते हैं, और टोटल ऊर्जा हम उसको निकालते हैं, तो निकाय की कुल ऊर्जा से ले लेते हैं, तो निकाय की कुल ऊर्जा या किया गया कार्य, तो जो कार्य होगा वही हमारा ऊर्जा हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं WA प्लस WB प्लस WC प्लस WD, ठीक है, ये टोटल ऊर्जा। तो अब यहाँ पे क्या क्या है, तो U बराबर WA का मान तो 0 है, हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं WA, तो WA का मान हमारा 0 आया था। अब आते हैं WB पर, तो WB का मान क्या है, -Q² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं -Q², उसके बाद से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये हमारा WB हो गया। WC हमारा यहाँ पे है, WC ये हो गया Q² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और ये है 1/√2 -1, ठीक है, और फिर प्लस WD का मान है हमारा यहाँ पे 1/, या इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा, सब एक ही फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा Q² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और फिर ये हो जाएगा 1/√2 -2, ठीक है। अब ये सारी चीजें एक जगह हो गई। अब इसमें हमको क्या करना है, देख लो, इसमें आसान है, बहुत ही, Q² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी सबको कॉमन ले लो, ठीक है ना, ये सारा चीज जो कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे हो गया Q² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, इसको कॉमन ले लो, और बाकी चीजें क्या बच जाएंगी, यहाँ से सारा निकल गया तो -1 बच जाएगा, यहाँ से निकल गया तो ये बच जाएगा +1/√2 -1, ये चीज आ जाएगा, इसमें से ये चीजें निकल गई तो ये हो जाएगा +1/√2 और -2, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे इरेज करते हैं, चलो ठीक है, तो अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो कुछ चीजें 1/√2 तो ये कितना हो जाएगा, Q² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, तो ये हो जाएगा 2/√2, और -2 -1 ये मिल करके हो जाएंगे -4, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करें हम, तो Q² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और ये हो जाएगा, तो ऊपर में 2 है तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुने √2, तो वैसे लिखे तो √2 से √2 कट जाएगा, तो ये √2 -4 हो जाएगा, तो ये उसकी सिस्टम की टोटल एनर्जी हो जाएगी, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, यानी उस सिस्टम की टोटल एनर्जी हमारा इतनी निकलती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में, CBSE में भी कई बार पूछा जा चुका है, और बिहार बोर्ड में भी पिछले का 2 साल पहले ये भी पूछा हुआ था, ठीक है। तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, जैसे जैसे स्टेप वाइज हमने आपको बताया वैसे वैसे स्टेप वाइज आप इसको बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, कहीं भी गलत नहीं होगा, ठीक है।
और इसको आप जरूर एक बार प्रैक्टिस करें, ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसमें बहुत सारा आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी भी बढ़ेगी, गुना भाग करने की योग्यता, और साथ साथ जो होगा इसमें आपका कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा कि हम ऊर्जा कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसमें एक और चीज है, थोड़ा सा एक और पॉइंट है इसमें, उसको भी थोड़ा सा हम ले लेते हैं। जैसे कि ये हमारा निकाय था, ये निकाय था, ये निकाय, और इसका नाम था ए बी सी और डी। यहाँ पे आवेश था प्लस क्यू, यहाँ पे आवेश था माइनस क्यू, यहाँ पे फिर प्लस क्यू, और यहाँ पे फिर माइनस क्यू, ठीक है। और ये हमारा ऐसे डायगोनल हो गया, ठीक है, ये डायगोनल, और ये सेंटर हो गया, ये सेंटर मान लो ओ हो गया। अब सपोज करो कहा जाए ये तो हमारा निकाय बन गया, इस निकाय की ऊर्जा भी हमने निकाल ली कि इस निकाय की जो ऊर्जा है, यहाँ पे लिख देते हैं, इस निकाय की जो ऊर्जा है वो आया था हमारा क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और ये हो गया √2 - 4। ये निकाय की हमने ऊर्जा इतनी निकाल ली, ठीक है, ये इस निकाय की ऊर्जा। अब कहा जाए कि इस निकाय के ये जो सेंटर है, ये सेंटर पे कोई दूसरा आवेश क्यू नट ला करके रख रहे हैं, कोई दूसरा आवेश क्यू नट ला करके रख रहे हैं, तो कितना कार्य होगा, ठीक है। तो ये तो हमने ऊर्जा निकाल लिया, ठीक है, इस निकाय की रचना करने में इतना कार्य हुआ। लेकिन अब कह रहा है कि अगर इस सेंटर पे कोई दूसरा आवेश प्लस क्यू नट कोई ला करके हम यहाँ पे रखे सेंटर पे, तो उसमें कितना कार्य होगा, ठीक है। तो उस कार्य को निकालने के लिए अगर ऐसा है तो फिर हमको एनर्जी के लिए एनर्जी पे नहीं जाना है। अब ये एनर्जी का वहां पे देखिए एनर्जी इतना है, उसको उसकी जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। तो अब वहां पर हम क्या करेंगे कि हमको उसके बस पोटेंशियल, ठीक है ना, विभव से मतलब है, ठीक है, कि यहाँ पर हम ला करके रख रहे हैं तो यहाँ पर विभव कितना हो रहा है, क्योंकि ला करके रखने में जो कार्य होता है, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर ये फॉर्मूला याद रखिएगा यहाँ पर, पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो वहां पर ओ बिंदु पर पोटेंशियल कितना होगा और वहां पर हम चार्ज ला करके कितना रख रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होगा, तो अगर आप निकालोगे देखो तो इसके कारण जो दूरी होगी वही इसके कारण भी दूरी, यानी दूरी जो होगी वो बराबर है, यहाँ से भी दूरी बराबर है, यहाँ से भी दूरी बराबर है। तो कल भी हमने इस तरह का देखा था कि यहाँ पर से अगर पोटेंशियल निकालना हो तो ओ बिंदु पर अगर हमको पोटेंशियल निकालना हो, बिंदु ओ पर कुल विभव, बिंदु ओ पर कुल विभव, तो बिंदुओं पर कुल विभव का मान कितना हो जाएगा, ठीक है। तो विभव का जो मान होगा वो इसके कारण विभव, इसके कारण सबके कारण होगा, ठीक है। तो सबके कारण विभव यानी वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी, ठीक है, सबके कारण जोड़ेंगे तब हमारा कुल विभव निकलेगा। तो ए के कारण जो विभव होगा वो धनात्मक, यानी उसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये तो दूरी हम लोग अगर मान लो ये दूरी हमारा डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, तो इसको हम लोग ने निकाला था ना कि ए से सी तक की जो दूरी होती है वो कितनी थी, √2 इंटू डी, हाँ √2 इंटू डी या d√2 ऐसे निकाले थे, ठीक है। तो उसकी आधी दूरी हो जाएगी और ये भी दूरी उसकी आधी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो दूरी होगी वो ए से ओ तक की दूरी होगी, और फिर उसी प्रकार से बी के कारण अगर निकालेंगे तो फिर ये बी में आवेश माइनस है, तो माइनस है तो फिर हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर माइनस क्यू, और दूरी हो जाएगी बी से ओ तक की। सी के कारण निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सी के कारण जो विभव होगा वो क्यू और बटे सी ओ, और फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा माइनस क्यू, और ये हो जाएगा ओ से डी तक की दूरी ओ डी। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो देखो एक प्लस में और एक माइनस में है, ठीक है, और बाकी ओ सी ओ ए ओ बी ओ ओ डी ये सब इक्वल है, तो सब इक्वल है तो जो भी माइनस वाला टर्म होगा प्लस वाले को कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये इस प्रकार से हमारा यहाँ पर अगर फिर से इसको दिखा देते हैं आपको, तो ये हो जाएगा हमारा क्यू, ये कमल ले लिए तो क्यू बटे ए ओ, ये हो जाएगा माइनस क्यू बटे बी ओ, ये प्लस क्यू बटे सी ओ, और ये माइनस क्यू बटे ओ डी या डी ओ, ठीक है। तो ये सब देखोगे तो सब इक्वल है, ये जो ये नीचे वाला सब इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से एक दूसरे से जो प्लस वाला है वो माइनस से माइनस तक कट जाएगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो उसका विभव होगा वो हमको 0 मिलेगा। अब विभव 0 हो गया तो वर्क कितना हो जाएगा, तो भी का मान 0 और इंटू आवेश 0, तो आवेश जो भी हो तो इस तरह से वर्क डन हो जाएगा 0। डेट मीन्स कि इसकी एनर्जी भले ही इतनी है, इसको कंस्ट्रक्ट करने में इतना वर्क किया गया, बट अगर इसको यहाँ पर ला करके रखें तो इस आवेश को रखने में कोई वर्क वहां पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल हमारा 0 है। तो जब भी हमको वर्क निकालना हो तो हम पोटेंशियल में ही चार्ज को मल्टीप्लाई करके वर्क का मान
निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने आज यहाँ पर देखा, पोटेंशियल एनर्जी को भी हमने समझा, और बहुत सारा इसमें कॉन्सेप्ट को आप लोग समझे होंगे। ठीक है, अगर इसमें कोई भी अगर आपको मतलब प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको वीडियो को एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार करके देखिए, तो आपको समझ में आएगा। बहुत ही आसान तरीके से समझाने का इसको प्रयास हमने किया है इस वीडियो में, इस क्लासेज में। अब ये पोटेंशियल एनर्जी हमारा अब यहाँ पे समाप्त होता है। आगे के क्लास में हम लोग अब इक्विपोटेंशियल सरफेस या कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट जो होगा वो कंडक्टर के इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्टर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग नेक्स्ट हमारा आ रहा है उसको हम लोग पढ़ेंगे, और उसमें कैपेसिटर वगैरह को भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।